बच्चे इसमें अगर हम देखें तो 5 जो हैं किंगडम हैं। अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट एक किंगडम है जो यहाँ पर किंगडम मेंशन किया गया है, वो है किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ये करैक्टर हो गया। दूसरी चीज दूसरी चीज जो इसमें है, प्रोकैरियोट्स में फिर क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया। तो किंगडम मुनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटिक भी बाज़ औक़ात कह देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्योरली तमाम के तमाम बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हैं और साइनोबैक्टीरिया जिसे आप कहते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है। बाकी 4 पूरे 5 किंगडम हैं। एक इसके अलावा बाकी जो 4 आपके पास रह गए हैं वो चारों के चारों आपके पास यूकैरियोटिक है। तो ये किंगडम दूसरे किंगडम से इस लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक है और बाकी चारों के चारों यूकैरियोटिक होंगे। अब इसके बाद देखें तो इसके बाद हमारे पास किंगडम नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं, प्रोटिस्टा भी कहते हैं। ये सिंपलेस्ट ऑफ यूकैरियोट्स इसके अंदर मौजूद है। मतलब इसमें ये है कि एक तो यूकैरियोट है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर यूकैरियोटिक है। और दूसरी चीज इसमें क्या है, इसका लाइफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है कि या तो ये एक सेल से बने हुए हैं, इट्स मीन दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि अमेबा। अमेबा इज अ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट एंड यूकैरियोट। और कॉलोनियल कॉलोनीज ऑफ सेल, या ये सेल किस फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। मतलब बहुत सारे सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, वो सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं। तो उसे आप क्या बोलते हैं, कॉलोनीज कहते हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को आवाज़ ऊंची आए और काफ़ी लाउडली बोल रहा हूँ। तो वो बाज़ का नेट का इशू हो जाता है। तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी अगर कहीं थोड़ी बहुत कोई कमी की रह जाती है तो। अच्छा, कॉलोनियल सेल्स, इसके अलावा एक और चीज़ है, इसमें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। मतलब ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी पूरी बॉडी मल्टी सेलुलर नहीं होती, बट उनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, एक मल्टी सेलुलर है टर्म है ना, और एक है सिंपल मल्टी सेलुलर। तो सिंपल मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर में फर्क ये है कि सिंपल मल्टी सेलुलर के बॉडी यूनिसेलुलर होगी बट सेक्स ऑर्गन, पूरी बॉडी मल्टी सेलुलर होगी और सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होंगे। क्लियर ना? और मल्टी सेलुलर में ये होगा कि उसकी बॉडी भी मल्टी सेलुलर है और उसके सेक्स ऑर्गन। तो इसमें क्या आ गए, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म आए, और जो इसमें तीसरी चीज इसके अंदर शामिल है, वो तीसरी चीज है इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक मिनट बच्चों।
बच्चे ये क्या बार-बार आप लीव कर जाते हैं, फिर इन होते हैं, आवाज़ सही हो जाएगी, बार-बार लीव ना किया करें, लेक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे फिर आप लोगों को एडमिट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, वो फिर मुश्किल हो जाती है। देखिए बच्चे, तो इसकी समझ आ गई आप लोगों में, इसमें आ जाएगी प्रोटिस्ट के अंदर अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम होगा, यूग्लिना आ गया, ठीक है, पैरामीशियम आ गया, ठीक है, सीरियोफोरा वाला ग्रुप इसमें आ जाता है, प्लाज्मोडियम इसके अंदर आ जाता है, एक्स्ट्रा बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप प्लांटी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? यूकैरियोटिक है, अंडरस्टैंड, और क्या होगा? मल्टी सेलुलर। देखें, जो आपके पास ऊपर मौजूद है प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट और इसमें क्या फर्क आया? प्रोटिस्ट जो थे वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गया, वो भी यूकैरियोटिक थे, ये भी यूकैरियोटिक। और एक और नई चीज क्या आई? वो नई चीज ये आई कि ये फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब प्लांटी जो है जिसमें प्लांट्स मौजूद हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स हैव वॉल्ड सेल्स एंड आर यूजुअली नॉन मोटाइल, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फोर्थ जो यहाँ पर किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। ये उमैस को मैंने ऐड किया है, वो उसका अपना कोई इशू आ रहा है उमैस का, वो क्यों नहीं, क्योंकि वो पेंडिंग में जा रहा है। और बच्चे ये एडमिन कौन है? मुझे इस एडमिन की नहीं समझ आ रही, आप लोगों को समझाता हूँ बच्चों, रोल नंबर रखा करें, रोल नंबर रखा करें। फिर ये एडमिन वाला क्या हिसाब होता है आपका? वो टेक्नो स्पार्क आप ही चेंज कर लें, ड्यूरिंग लेक्चर भी रीनेम हो सकता है, रीनेम करें। फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक है, ठीक है, क्या है? यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर, ठीक है। प्लांट भी यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। डिफरेंस किस जगह पर आया? डिफरेंस इस चीज में आया कि प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की है, जबकि इनकी सेल वॉल जो है वो काइटन की है। दूसरी चीज में फर्क ये आया, प्लांट फोटोसिंथेटिक है, जबकि फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं होती, बल्कि फंजाई जो है ये सेप्रोट्रॉपिक है। फंजाई क्या है? सेप्रोट्रॉप है। सेप्रोट्रॉप का मतलब क्या है कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करके उस पर फीड करती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। दे आल्सो है। इसके बाद आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्टिंग्विश फ्रॉम फंजाई, वो मैंने आपको बता दिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या फर्क आएगा, और उसके इसके वो खुराक खुद तैयार करते हैं, ये सेप्रोट्रॉप है, ठीक है। नीचे लिखो, फंजाई डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर एक्स्ट्रा सेलुलरली, बाहर ही उसको डाइजेस्ट करेगी, एंड एब्जॉर्ब द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स, और जो चीजें टूटी हुई सेल्स बन चुके होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। दैट क्वालिटी इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। अब इसके बाद बच्चे ये है कि आगे हमारे पास एनीमिलिया आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है? एनीमिलिया। ये एनीमिलिया, एनीमिलिया भी क्या है? यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। देखें, ये सेम सेम है। अब फिर फर्क कहाँ से आ रहा है? फर्क ये आया है कि एनीमिलिया जो है
ये हेटेरोट्रॉफ हैं और कौन से हेटेरोट्रॉफ हैं? ये दूसरे जानदारों को इंजेस्ट करते हैं, मतलब उन्हें पकड़ते हैं और पकड़ कर खाते हैं और उनसे एनर्जी हासिल करते हैं। और तीसरी चीज जो इसमें है, एक देखिए इंजेस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद क्या है, लैक सेल्वा लेक वॉल्स, सेल वॉल्स जो है वो इसमें क्या होती हैं, मिसिंग होती हैं। ये आपके पास किंगडम ऑफ लाइफ, 5 किंगडम ऑफ लाइफ हैं, जिनकी को 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और वो किंगडम मैंने आपको पढ़ा दिए क्या क्या है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। देखें आज हमने ये एनिमल सिस्टमैटिक्स, ठीक है, एनिमल सिस्टमैटिक्स पे आ गए। यहाँ पर देखें एनिमल सिस्टमैटिक्स जो है, ये मतलब एनिमल सिस्टमैटिक के जब हम सिस्टमैटिस्ट बनते हैं, जब हम जानदारों को क्लासिफाई करने लगते हैं या हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो उस डिवीजन के दौरान 3 किस्म के डिफरेंट मोड्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं, 3 डिफरेंट व्यूज हैं जिनकी बुनियाद पर किए जाते हैं। मतलब 3 मुख्तलिफ थॉट्स हैं कि इनको डिवाइड किस बुनियाद पर किया जाए। फर्स्ट जो है वो आपके सामने है, वो है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। दूसरी है आपके पास न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, और इसमें जो तीसरी है आपके पास वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आप ये समझिए कि आज आप प्रॉपर इंपॉर्टेंट वाला फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। बच्चे, एनिमल सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक की डेफिनेशन हमने पहले ही दिन मैंने पढ़ाई थी कि सिस्टमैटिक्स क्या होती है। एक वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम 2 चीजें स्टडी करेंगे, हाउ टू गिव नेम टू द ऑर्गेनिज्म, जानदारों को कौन सा नाम देना है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उसकी बुनियाद पर उनको तकसीम करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। जब हम ये 2 काम एनिमल्स के साथ करते हैं तो उस वक्त ये बन जाती है एनिमल सिस्टमैटिक्स। अब हमने जब डिवाइड करना है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बुनियाद पर, तो उसमें हमारे पास 3 व्यूज हैं। फर्स्ट व्यू है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक, इसे ट्रेडिशनल व्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच इसे कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या मतलब है कि कॉमनली जो यूज होती है प्रॉपर्टीज वो ये है, और कॉमनली यूज होने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जानदारों को सिमिलरिटीज, रिजेम्बलेंस और उनके डिफरेंसेस की बुनियाद पर उनको सेपरेट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। क्लियर हो गया? A basic assumption of evolutionary systematic, a basic evolutionary systematic is that organism closely related to an ancestor will resemble that ancestor more closely than they resemble distantly related। इसमें हम बुनियाद किस चीज को बनाते हैं कि वो जानदार जो अपने एंसेस्टर से ज्यादा रिसेंबल करते हैं वो
क्लोजली रिलेट करेंगे उससे बनिस्बत उसके के जो डिस्टेंटली जो दूर से रिलेट करते हैं, जो इतना रिलेट नहीं करते। अब ये जो सिमिलैरिटीज और ये जो डिफरेंसेस हैं, ये हैं क्या? दीज आर होमोलॉजीज एंड एनालॉजीज। दीज आर होमोलॉजीज एंड एनालॉजीज। देखें, होमोलॉजीज क्या है? होमोलॉजीज आपको पता है क्या चीज है? होमोलॉजीज है सिमिलैरिटीज, ऐसे जानदार जिनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज पाई जाए उन्हें होमोलॉजीज कहते हैं, और वो करेक्टर जिनमें डिफरेंसेस पाए जाए उन्हें एनालॉजीज कहते हैं। और मैंने ये स्ट्रक्चर्स के लिया होमोलॉजीज, आप यहाँ पे देखें, होमोलॉजीज आर रिजेम्बलेंसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्री। और होमोलॉजीज तब पैदा होती हैं जब वो तमाम जानदार जिनमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम जानदार किसी एक एंसेस्टर से प्रोड्यूस हुए हों, तो आप उन्हें कहते हैं कि दीज आर होमोलोगस, और ये कॉमन एंसेस्ट्री है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जिनके अंदर होमोलॉजीज पाई जाती हैं, जिनके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जानदार जो हैं, ये एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि ये इनके एंसेस्टर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। और एनोलॉजीज देखें, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन के हैंड्स की जो बोन्स हैं 5 फिंगर्स हैं, और बर्ड्स के जो विंग्स हैं उनके अंदर मौजूद जो बोन्स हैं, और वेल्स के जो फ्लैपर्स हैं, अगर हम और आप ये कहें बैट के जो विंग्स हैं, इनको इकट्ठा करें, तो ये आपके पास स्ट्रक्चरली क्या बन जाते हैं? सिमिलर है, सबकी बोन्स आप जब चेक करेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे सिमिलर है, तो इसका मतलब इन तमाम जानदारों का एंसेस्टर एक ही था। बस हुआ ये कि माहौल तब्दील होने से सब ने अपने इन आर्गन्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ कर लिया, बैट्स ने उड़ने के लिए, बर्ड्स ने उड़ने के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, मुख्तलिफ पर्पज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एनोलॉजीज आर रिजेम्बलेंस, ये आपके पास क्या हुआ? होमोलॉजीज के लिहाज से हो गया। और यहाँ पर ये क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास एनालॉजीज आ गई। एनालॉजीज तब आती हैं, एनालॉजीज आर रिजेम्बलेंस। एनालॉजीज क्या चीज है? एनालॉजीज डिफरेंसेस है। एनालॉजीज दरअसल क्या है? एनालॉजीज आर रिजेम्बलेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म अडॉप्टिंग अंडर सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर। एनालॉजीज वो चीजें हैं जिनमें स्ट्रक्चरली तो डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, बट फंक्शनली अलाइक, लेकिन वो फंक्शनली एक जैसे होते हैं। इसलिए उसने एनालॉजीज के लिए भी रिजेम्बलेंस का वर्ड यूज किया है कि उनके अंदर भी रिजेम्बलेंस है लेकिन फंक्शंस के लिए, बट उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। देखिए, अगर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, अगर आप ये कहते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से क्या होंगे? इसका मतलब उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो डिफरेंट है। कंफर्म सी बात है कि उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। एंसेस्टर अगर डिफरेंट हैं तो फिर उनके अंदर सिमिलरिटीज कहाँ आई? फंक्शन के लिहाज से वो इस लिहाज से आई हैं क्योंकि वो सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर के अंडर इवॉल्व किए हैं। सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर क्या चीज है? सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर ये चीज है कि आप एक पेरेंट्स तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक ही माहौल में सारे के सारे पैदा हो रहे हैं, सारे पानी में पैदा हो गए, सारे हवा के अंदर उड़ने वाले हैं, सारे जमीन पर चलने वाले हो गए, तो उन सब की फंक्शन सेम हो जाएंगे, बेशक उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इनके एंसेस्टर्स क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे, उनके सिमिलर होंगे। इस तरह हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप की बात इनके अंदर डिटेक्ट। अब आ गई न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी।
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वजूद में आई 1950 एंड 60 के बीच में। ये जो डिकेड है हमारे पास, इसके दरमियान में आती है। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नाम से जाहिर हो रहा है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या चीज है? न्यूमेरिक्स का मतलब होता है कि फिगर्स के अंदर, मैथमेटिक्स फॉर्म के अंदर, स्टैटिस्टिक के अंदर, फिगर्स के अंदर प्लस माइनस तकसीम ज़रब इस चीज में आए और फिगर्स की तादाद में। इनका मानना ये था कि जस्ट डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज की बुनियाद पे करना बात ठीक है, लेकिन इन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम जो डाटा लेते हैं, उस डाटा को फिर कंप्यूटर पर क्या करना चाहिए? मैनिपुलेट करना चाहिए और उसको फिगर्स की फॉर्म में लेके आना चाहिए कि इसकी सिमिलरिटी इतने परसेंट है, इसकी इतनी परसेंट है, इसका उसके साथ इतना लिंक है, इसका इसके साथ इतना लिंक है। तो मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स को यूज करना चाहिए हमें इनके रिलेशनशिप को निकालने के लिए, ना कि हम जस्ट इस चीज पे रहें कि हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देख के उनको साथ मिला लें। ये आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, सिंपल। इसके बाद है आपके पास फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स जो है, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि थोड़ी मसरूफियत भी थी बच्चों। आज के लिए एनफ है ये आपका टॉपिक। इस हवाले से क्वेश्चन है तो वो आप अब पूछ लें। हाँ जी हारून, आप अनम्यूट करके आप पूछो क्या चीज़ पूछनी है। सर ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है सर, ये दोबारा प्लीज एक बार रिपीट कर दें। जी ठीक हो। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की हम बात करें तो ये एक ऐसी टैक्सोनॉमी ये कहती है कि ठीक है, होमोलॉजीज और एनोलॉजीज के बुनियाद पर, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर आप अगर क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं करें, लेकिन वो कहते हैं कि इतना एनफ नहीं है। ठीक है, ये कौन लाइनें ड्रा कर रहा है? इंसान बन के बैठे, नहीं तो आउट हो जाए। एनोलॉजीज और होमोलॉजीज की बुनियाद पर करें, बट ये कहते हैं कि हमें इन चीज वो जो हम रिजल्ट्स लेंगे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, हमें उन रिजल्ट्स को फिर कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर निकले हुए हैं जैसे मिनी टैब हो गया, एसपीएसएस टेक्निक्स हो गई, इस तरह की टेक्निक्स है। उन एप्स के अंदर वो डाटा डालना चाहिए, वो डाटे के ऊपर फिर मनफी ज़रब जो भी फार्मूला हो वो अप्लाई करके फिर हमें रिजल्ट्स फिगर में लेने चाहिए कि इसकी सिमिलरिटीज जो है 10% निकली, 20% निकली, कितने परसेंट निकली। मैथमेटिकल फार्मूले लगाने चाहिए और फिर रिजल्ट निकाल के उस पर हमें फैसला करना चाहिए, ना कि जस्ट एनोलॉजीज और होमोलॉजीज की बुनियाद पे कर लें। और कुछ बचे? सर फाइलोजेनेटिक ट्री और फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक सेम है? बेटा फाइलोजेनेटिक के अंदर वो कल मैंने पढ़ाना था। फाइलोजेनेटिक ये है कि जब आप सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर आप एक ट्री डायग्राम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने कल पढ़ी है एक ट्री डायग्राम। ये ये हम जो कल पढ़ते रहे हैं, मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, ये सारी चीजें पढ़ते रहे हैं। ये क्या है? ये जो डायग्राम ड्रा की हुई है, इट्स अ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम की मतलब क्या है कि जैसे ट्री का एक सिंगल स्टेम होती है, फिर उसकी स्टेम निकल रही होती है, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक डायग्राम या क्लैडोग्राम भी इसे कहते हैं। ये वो चीज है, मतलब वो जो हम डायग्राम ड्रा करेंगे वो डायग्राम है फाइलोजेनेटिक, और जो हम उस पर रूल अप्लाई करेंगे वो फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स है। थैंक यू सर। और कोई चीज बच्चों?